गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से इस अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमने राजस्थान का इतिहास प्रारंभ किया था और राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश पहले प्रारंभ कर दिया था। देखिए, चौहान वंश में हमने सांबर के चौहान प्रारंभ किया था और सांबर के चौहान में हमने बात कर ली थी विग्रहराज द्वितीय तक। और उसके बाद में मैंने बताया था जो पृथ्वीराज प्रथम का जो पुत्र था जिसका नाम था अजय राज, और अजय राज को मैंने हेडिंग डलवा दी थी। तो आज हम पढ़ेंगे अजय राज के बारे में। सांबर के चौहानों में अजय राज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, अजय राज का जो शासन काल है वो 1113 से लेकर 1137 तक था। कहां से कहां तक था? 1113 से लेकर 1137 तक अजय राज ने शासन किया। और एक बात मित्रों ये ध्यान और रख लेना, इस सांबर के चौहानों में इस अजय राज के काल को साम्राज्य विस्तार का काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? साम्राज्य विस्तार का काल माना जाता है। यानी अजय राज के काल को, यानी 1113 से 1137 ईस्वी तक के काल को चौहानों का साम्राज्य विस्तार का काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? साम्राज्य विस्तार का काल किस चौहान शासक के काल को माना जाता है? तो अजय राज के काल को माना जाता है। मित्रों ध्यान रखना, यहां से एक बड़ा गजब का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि सांबर के चौहानों का या सपादलक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो वहां पे आपको एक बात यह ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है? वो ये ध्यान रखनी है कि साम्राज्य विस्तार का काल पूछे तो आपको क्या करना है? अजय राज। अगर आपसे पूछे सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है तो वो हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, यानी बिसलदेव, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अजय राज के काल को साम्राज्य विस्तार का काल माना जाता है। इसने ऐसा क्या किया था जिससे साम्राज्य विस्तार का काल माना गया? देखिए मित्रों, इस अजय राज में जो सांबर यानी सपादलक्ष के नजदीक एक पहाड़ी थी जिसका नाम था गढ़बीटली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी थी? एक पहाड़ी थी जिसका नाम था गढ़बीटली पहाड़ी। अजमेर में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था गढ़बीटली पहाड़ी। इस गढ़बीटली पहाड़ी पर इस अजय राज ने एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसका नाम था अजय मेरू। क्या नाम था? एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम था अजय मेरू। और इसी पहाड़ी पर इस अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवा के इसी की तलहटी में एक नगर बसा दिया जिसका नाम तो क्या हो जाएगा? अजमेर। मित्रों फिर से ध्यान देना, इस अजय राज ने जो सपादलक्ष यानी सांबर था, यानी जो अजमेर वाला क्षेत्र था, वहां पे एक पहाड़ी थी जिसका नाम क्या था? गढ़बीटली पहाड़ी। और इसी गढ़बीटली पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम क्या था? अजय मेरू। और इसी पहाड़ी की तलहटी में क्या? इसी पहाड़ी की तलहटी में एक नगर बसाया जिसका नाम था, क्या नाम था? अजमेर। क्या नाम था? अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। अजय मेरू दुर्ग किसने बनाया था? अजय राज ने। और यह बनवाया कब था? तो इस बात का ध्यान रखना मित्रों, इस गढ़बीटली पहाड़ी पर अजय राज ने 1113 ईस्वी में, कब है? 1113 ईस्वी में एक इस गढ़बीटली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसी की तलहटी में, यानी गढ़बीटली की पहाड़ी है, उसी की तलहटी में एक नगर बसाया जिसका नाम तो क्या हो जाएगा? अजमेर।
मित्रों ध्यान रखना, मैंने यहां तक पढ़ाया था जो अब अजमेर का निर्माण हो चुका है, किसने किया था? अजय राज ने, यानी अजय राज ने अजमेर को बसा दिया है। इससे पहले जो सपादरक्ष के चौहान थे, उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? छतरपुर। कौन सी थी? छतरपुर, जो किसका प्राचीन नाम है? नागौर का। और इसी अजमेर को बसाने के बाद में इस अजय राज ने इस अजमेर को क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? राजधानी। यानी आपसे पूछा जाए कि सांबर के चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो छतरपुर नागौर। इसके बाद में पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि अरोराज के काल में, अरोराज के काल में जो सांबर के चौहान थे उनकी राजधानी कौन सी थी? अजमेर थी। कौन सी थी? अजमेर थी। जो सांबर के चौहानों की कौन सी राजधानी थी? दूसरी राजधानी थी। इतना समझ में आ गया होगा। देखिए मित्रों, अजय राज के काल को साम्राज्य विस्तार का काल माना जाता है और इसी के काल में 1113 ईस्वी में गढ़बीटली पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसका नाम तो अजय मेरू है। क्या नाम है? अजय मेरू है। और मित्रों ये भी ध्यान रखना, इस अजय मेरू दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, इस अजय मेरू दुर्ग के उपनाम की बात की जाए तो इस अजय मेरू दुर्ग का उपनाम है अरावली का अरमान। क्या है? अरावली का अरमान। इसे तो अरावली का अरमान कहते हैं, इसे तो तारागढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। इसे तो राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इस अजय मेरू दुर्ग को। इसको अरावली का अरमान क्यों कहते हैं? इसे तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? इसे राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहते हैं और किसने कहा था? मित्रों ध्यान रखना जरा, इसे अरावली का अरमान इसलिए कहा जाता है कि जो अरावली पर्वतमाला है, जो हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, उसमें जो सर्वाधिक सुंदर जो दुर्ग है वो कौन सा है? अजय मेरू। यानी जो बीचों बीच में, यानी मध्य में अरावली के जो दुर्ग बना हुआ है वो कौन सा है? अजय मेरू। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान कहा जाता है। इसे तारागढ़ भी कहते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, इसे तारागढ़ क्यों कहते हैं? तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समय था यानी एक रियासत थी जिसका नाम था मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत में किसका शासन था? गोहिल वंश का शासन था। इस मेवाड़ रियासत में गोहिल वंश का शासन था और इसी मेवाड़ में एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिंसोदिया। क्या नाम था? पृथ्वीराज सिंसोदिया, जिसे तो क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। इसी पृथ्वीराज सिंसोदिया ने इस अजय मेरू दुर्ग में आके शरण ली थी और इसी पृथ्वीराज सिंसोदिया की पत्नी थी जिसका नाम तो क्या था? तारावती था। क्या नाम था? तारावती था। और इसी पृथ्वीराज सिंसोदिया ने इस अजय मेरू दुर्ग में कुछ निर्माण कार्य करवाया था और इस निर्माण कार्य करवाने के बाद इस अजय मेरू दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तारागढ़। आपसे पूछा जाए जो अजमेर का किला है, अजय मेरू दुर्ग है, इसका नाम तारागढ़ किसने रखा? तो किसने रखा था? पृथ्वीराज सिंसोदिया। जो कहां का शासक था? मेवाड़ का था। किसके नाम पर रखा था? तो अपनी पत्नी तारावती के नाम पर रखा था। मित्रों ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज सिंसोदिया वही सिंसोदिया शासक है जिसे राजस्थान में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वीराज सिंसोदिया राणा सांगा का भाई है और इस पृथ्वीराज सिंसोदिया को तो सिरोही के देवरा चौहान यानी जगमाल ने तो विषयुक्त लड्डू दे दिया था और उसी विषयुक्त लड्डू के कारण इसकी तो कुंभलगढ़ के नजदीक मृत्यु हो जाती है। और कुंभलगढ़ में इसी पृथ्वीराज सिंसोदिया की कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। और इसी पृथ्वीराज सिंसोदिया ने तो अजय मेरू दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? तारागढ़ रख दिया था। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए मेरे मित्रों, देखिए इसके बाद में इस अजय मेरू दुर्ग को और एक अन्य नाम है जिसका नाम क्या है? राजस्थान का जिब्राल्टर। यानी राजस्थान का जिब्राल्टर कहने वाला व्यक्ति था विश्व हेबर। क्या नाम था?
विशव हेबर ने क्या कहा था कि ये तो राजस्थान का जिब्राल्टर है। तो जिब्राल्टर क्या होगा? ध्यान रखना मित्रों, यूरोप व अफ्रीका में जो दो महाद्वीप है उनको जोड़ने वाली, यानी उनको जोड़ने का काम करने वाली एक जल संधि है, यानी यूरोप व अफ्रीका है, उन दोनों के बीच में एक जल संधि है, यानी उन दोनों को जोड़ती है, उसे नाम दिया गया था जिब्राल्टर। और इसी कारण राजस्थान में जो भी जितने भी दुर्ग है, जितने भी अन्य दुर्ग है, वो क्या करता है, यानी जितने भी अन्य दुर्ग है, ये तारागढ़ दुर्ग है, ये अजयमेरु दुर्ग है, अन्य दुर्गों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दुर्ग है? अजयमेरु। इसलिए विशव हेबर ने क्या कहा था, ये तो राजस्थान का क्या है? जिब्राल्टर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। देखिए, इसे और उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे राजस्थान का हृदय अजमेर दुर्ग व राजस्थान का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है वो कौन सा है, एक बार इतना नोट कर लीजिए। फिर से रिपीट कर देता हूं। अजय राज के काल को चौहानों का साम्राज्य विस्तार का काल माना जाता है, तो स्वर्ण काल किसके काल को माना जाएगा? विग्रह राज चतुर्थ। अजय राज ने गढ़ बिटली पहाड़ी पर 1113 ईस्वी में कौन सा दुर्ग बनाया था? अजयमेरु दुर्ग बनाया था। और इसके उपनाम कौन कौन से हैं? अरावली के अरमान, इसे तो तारागढ़ भी कहते हैं। तारागढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि मेवाड़ का शासक पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारावती के नाम पर कुछ निर्माण कार्य करवाए थे, इसलिए इसे तारागढ़ कहते हैं। इसे तो राजस्थान का जिब्राल्टर भी विशव हेबर ने कहा था, क्योंकि जिब्राल्टर जोड़ने का कार्य करता है। जितने भी राजस्थान के दुर्ग हैं उनसे उनको जोड़ने का कार्य अजयमेरु दुर्ग करता है, इसलिए इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। और इसी गढ़ बिटली पहाड़ी पर जो दुर्ग बना के अजयमेरु दुर्ग बना दिया, और इसी तलहटी में एक नगर बसाया जिसका नाम तो अजमेर था, और उसे अपनी राजधानी भी बना लिया। किसने? अजय राज ने। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना मित्र। देखिएगा, अजय राज से याद रख लेना, अजय राज ने अजयमेरु बनाकर अजमेर को बसा दिया। क्या याद रखना है? अजय राज ने अजयमेरु बनाकर अजमेर को बसा दिया। वो भी कब बसा दिया? 1113। कब बसा दिया? 1113। और 1311 में क्या हुआ था? 1311 में सिरोही में चौहान वंश की नींव डाली थी लुम्बा ने। किसने डाली थी? लुम्बा ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अजय राज ने जो गढ़ बिटली पहाड़ी पर दुर्ग बना दिया और अजमेर को बसा दिया, इसके बाद में क्या पढ़ना है हमें? अजय राज ने अपनी पत्नी, अजय राज ने अपने काल में कुछ चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। और चांदी के सिक्कों पर क्या लिखा था? अजय राज ने जो चांदी के सिक्के चलाए उस पर अपना नाम लिखा था। क्या नाम लिखा था? इस अजय राज का नाम लिखा था, जिसका नाम मिलता है अजय प्रियदमस। क्या नाम मिलता है? अजय प्रियदमस। और अपनी पत्नी के नाम के भी इसने चांदी के सिक्के चलाए, जिस पर अपनी पत्नी, जिसका नाम, यानी अजय राज की पत्नी थी, जिसका नाम था, क्या नाम था? सोमलेखा। क्या नाम था? सोमलेखा। और इसी सिक्कों पर इस सोमलेखा का नाम सोमलवती मिलता है। क्या मिलता है? सोमलवती। अजय राज ने अपने काल में चांदी के सिक्के चलाए, जिस पर क्या लिखा है? अजय प्रियदमस। और अपनी पत्नी के नाम पर के भी सिक्के चलाए अपने काल में, जिस पे क्या लिखा हुआ है? सोमलवती लिखा है। और एक बात और ध्यान रखना मित्रों, अजय राज शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। यानी ये नयनाथ शाखा से था। कौन है? अजय राज। यानी अजय राज ने शैव धर्म को अपना लिया था। यानी ये किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। और इसके बाद में एक बात और ध्यान रखनी है, इसी अजय राज ने मालवा के शासक, कहां का शासक है? मालवा के शासक, जिसका नाम क्या है? नरवर्मन। क्या नाम है? नरवर्मन को
पराजित किया। किसको पराजित किया? मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। और इसका एक सेनापति था। किसका सेनापति? नरवर्मन का सेनापति था। और इस सेनापति को, जिसका नाम तो सुलहन मिलता है, क्या मिलता है? सुलहन मिलता है। इस मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया और इसके सेनापति को क्या किया था? बंदी बना लिया था। क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। और बंदी बनाया किसने लिया? किसने था? अजय राज ने बनाया था। मित्रों ध्यान रखना, कुछ व्यक्ति ये पूछ रहे हैं कि सर आप किस लेवल का पढ़ा रहे हो, तो ध्यान रखना, जो ये मैं राजस्थान के इतिहास की जो क्लासें आपको अवेलेबल करा रहा हूं, चाहे राजस्थान में कोई भी कंपटीशन हो उसके लिए उपयोगी है। मैं देखिए प्री बीएसटीसी, प्री बीएड राजस्थान पुलिस पटवार व आरएस प्री के लिए भी ये राजस्थान इतिहास की क्लासें अवेलेबल करा रहा हूं। यानी हमें इस राजस्थान के इतिहास को, मित्रों ध्यान रखना, हमें तैयारी करनी है। मैं कहता हूं आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपके पास जो ये समय है वो तैयारी का है। इस लॉकडाउन में आप जितना हो सके उतना पढ़िए। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो मेन फैक्ट है। यानी मैं आरएस प्री को मद्देनजर रखते हुए ये आपको राजस्थान का इतिहास करा रहा हूँ। यानी कोई भी राजस्थान की परीक्षाएं हैं, कोई भी कंपटीशन है, उसमें आपको राजस्थान के इतिहास की क्लासें आपको 100% आपको ये प्रश्न सही कराने का यानी निश्चित रहेगी। इसके बाद में देखिए मालवा के शासक किसको पराजित किया? नरवर्मन को पराजित किया। और इसका सेनापति था जिसका नाम तो क्या था? सुलहन। और सुलहन को अजय राज ने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और इसी अजय राज ने गुजरात का शासक था जिसका नाम तो क्या था? गुजरात के शासक मूलराज को भी पराजित किया था। किसने पराजित किया था? अजय राज ने। मित्रों ध्यान रखना, किसने? अजय राज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित करके उसके सेनापति सुलहन को बंदी बना लिया और गुजरात के शासक मूलराज को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी कारण अजय राज के काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? साम्राज्य विस्तार के काल के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अंतिम बात जो अजय राज के बारे में है वो आपको क्या ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि अजय राज ने, देखिए मित्रों, अंतिम में जो बात अजय राज के बारे में ध्यान रखने वाली है वो बात क्या है? अजय राज का पुत्र था जिसका नाम अर्णोराज था। यानी 1100 पे ध्यान रखना 1133 ईस्वी है। कब है? 1133 ईस्वी। अजय राज ने अपने पुत्र जिसका नाम था अर्णोराज, क्या नाम था? अर्णोराज को जो अपना शासन है, अर्णोराज अपने पुत्र अर्णोराज को अपना शासन सौंपकर ये आप चला जाता है। चला कहां पे जाता है? ये आप चला जाता है कोकण तीर्थ। कोकण तीर्थ कहां पे है मित्रों? कोकण तीर्थ यानी पुष्कर में चला जाता है। कौन चला जाता है? अजय राज। यानी एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लग जाता है अजय राज। यानी 1133 ईस्वी में अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंपकर 1133 ईस्वी में अपने पुत्र अर्णोराज को अपना शासन सौंपकर आप चला जाता है पुष्कर में। कहां पे चला जाता है? पुष्कर में चला जाता है और वहां पे शिव यानी आराधना करता है, भक्ति में लीन हो जाता है। मित्रों इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ध्यान रखना, इसके बाद में अब आगामी शासक कौन बनता है? आगामी शासक बनेगा वो हमारा बनेगा कौन है? अर्णोराज। कौन शासक बनेगा? अर्णोराज। देखिए
चौहान वंश के जो प्रतापी शासक यानी साम्राज्य विस्तार के काल, जिसके काल को माना जाता है अजय राज के काल को, जिसने अजय में रूप बसाया था, अजमेर को बसा दिया था, उसके बारे में हमने चर्चा की है आज। इसके बाद में देखिए इसका पुत्र जिसका नाम था अर्णोराज, अर्णोराज को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मित्रों, अब आगामी शासक बनेगा जिसका नाम तो क्या था, अर्णोराज। अर्णोराज जो किसका पुत्र था, किसका पुत्र था, अजय राज का पुत्र था। अब हम आगे शासक बनेगा जिसका नाम है अर्णोराज। अर्णोराज को तो अन्ना जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्ना जी भी कहते हैं। और ये शासक कब बनता है, 1133 से लेकर कब तक रहता है, 1155 तक। कब तक रहता है, 1155 तक रहता है। मित्रों ध्यान देना, यानी 1133 में अजय राज ने अपने पुत्र अर्णोराज को जो शासन कार्य है वो सौंपकर आप चला जाता है कोकण तीर्थ यानी पुष्कर में भक्ति यानी एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लग जाता है। इसके बाद में आगामी जो सांबर के चौहानों का यानी अजमेर के चौहानों का जो शासन बनता है वो कौन बनता है, अर्णोराज बनता है। और इसके बारे में ध्यान रखना मित्रों, अर्णोराज के काल में 1137 ईस्वी में, कब, 1137 ईस्वी में अर्णोराज के काल में तुर्क आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था, तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था किसके काल में हुआ था, अर्णोराज के काल में 1137 ईस्वी में अजमेर में तुर्कों का आक्रमण हुआ था। और उसी तुर्कों के आक्रमण को संभाला किसने था, अर्णोराज ने। और उसी 1137 ईस्वी में इन तुर्क आक्रमण यानी तुर्क आक्रमण हुआ था और इन्हीं तुर्कों को पराजित किसने किया था, अर्णोराज ने। यानी इन्हीं तुर्कों को अर्णोराज ने पराजित किया था। और इन्हीं तुर्कों को पराजित करने के बाद इन्हीं तुर्कों का बहुत सारा खून बह गया था अजमेर की धरती पर। यानी वो धरती थी अजमेर की, वो खून से लथपथ हो गई थी। और उसी खून से जो रंगी धरती थी उसको साफ करने के लिए इस अर्णोराज ने एक नदी थी जिसका नाम था, मित्रों ध्यान रखना, 1137 ईस्वी में तुर्क आक्रमण हुआ और तुर्कों को पराजित करने के बाद वो धरती थी वो क्या हो गई थी, खून से लथपथ हो गई थी, खून से लथपथ हो गई थी। और उसी खून से जो लथपथ धरती थी उसको साफ करने के लिए इस अर्णोराज ने क्या किया था, वहां पे एक नदी बहती थी जिसका नाम था चंद्रा नदी। कौन सी नदी थी, इस चंद्रा नदी के पानी को रोका। और इस चंद्रा नदी के जो पानी को रोककर इस अजमेर में एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम था अन्ना सागर झील। कौन सी झील है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज ने। कब करवाया, 1137 में। क्यों करवाया, तुर्कों के आक्रमण के बाद खून से जो लथपथ धरती थी उसको साफ करने के लिए चंद्रा नदी को रोककर कौन सी झील का निर्माण करवाया, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। यानी अर्णोराज ने, आना जी ने तो 1137 में आना सागर झील का निर्माण करा दिया। तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, सांबर झील का निर्माण तो वासुदेव ने करवाया था। किसने करवाया था, वासुदेव ने करवाया था। वो कहता कौन है, वो बिजोलिया शिलालेख कहता है इस अर्णोराज अन्ना जी ने तो आना सागर झील का निर्माण कराया। कब कराया, 1137 में। और मित्रों ये बात भी ध्यान रखना है, इसी का नाम यानी चंद्रा नदी और इसी का एक नाम आपको किताबों में मिलेगा। कौन सी नदी, बांडी नदी। मित्रों ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो वर्तमान में इस आना सागर झील में दो नदियों का पानी आता है। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम कौन सा है, चंद्रा नदी। कौन सी नदी है, चंद्रा नदी। और यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी है, बांडी नदी। यानी चंद्रा नदी व बांडी नदी का पानी किस झील में आता है, अन्ना सागर झील में आता है। और इसका निर्माण तो किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। और इसी अन्ना सागर झील के किनारे, कौन सी सागर है, अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर ने, किस शासक ने,
दिल्ली का शासक मुगल बादशाह जिसका नाम तो जहांगीर, जिसका नाम तो सलीम भी मिलता है ना, इसी जहांगीर ने इसी झील के किनारे, जहांगीर ने इसी झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया। कौन सा बाग लगवाया? दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इस दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। मित्रों ध्यान रखना, इस अन्ना सागर झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसी जहांगीर ने क्या किया था? इसी जहांगीर की बेगम, जिसका नाम तो क्या था? नूरजहां। क्या नाम था? इस जहांगीर की बेगम, जिसका नाम नूरजहां था, और इसी नूरजहां की मां, नूरजहां की मां, जिसका नाम तो इतिहास में क्या मिलता है? अस्मत बेगम मिलता है। क्या मिलता है? अस्मत बेगम। यानी अस्मत बेगम किसकी मां थी? इस नूरजहां की। और नूरजहां किसकी प्रेमिका थी? जहांगीर की। यानी जहांगीर की मां, जहांगीर की पत्नी, जिसका नाम नूरजहां था, नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इसी अन्ना सागर झील के किनारे, कौन सा बाग है? दौलत बाग, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान। और इसी दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान में से राजस्थान में सर्वप्रथम इत्र का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? इत्र का आविष्कार किया। आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वप्रथम इत्र का आविष्कार कहां पे हुआ है? तो कहां पे हुआ है? अन्ना सागर झील के किनारे। कहां पे हुआ था? अन्ना सागर झील के किनारे। कौन से बाग में से? दौलत बाग में। और इत्र का निर्माण यानी आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने, जो किसकी मां थी? नूरजहां की मां थी। किसकी मां थी? नूरजहां की। इत्र समझ रहे होंगे, इत्र यानी सेंट की बात कर रहा हूं मैं। इत्र यानी इत्र का आविष्कार किया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अरुणोराज के बारे में आगे क्या है तो ध्यान देना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अरुणराज यानी अन्ना जी 1137 में किसका आक्रमण हुआ था? तुर्कों का। तुर्कों को पराजित करने के बाद में जो धरती थी वो खून से क्या हो गई थी? लथपथ। और उसी खून से धरती को जो रंगी थी उसको साफ करने के लिए कौन सी नदी को रोककर कौन सी झील बनाई? चंद्रा नदी को रोककर कौन सी झील बनाई? अन्ना सागर झील बनाई। और इसी अन्ना सागर झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने कौन से बाग का निर्माण कराया? दौलत बाग का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और जहांगीर की बेगम, जिसका नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां की मां क्या नाम था? अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम ने राजस्थान में सर्वप्रथम इत्र का आविष्कार कहां पे किया था? अन्ना सागर झील के किनारे बने दौलत बाग में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए, जो अन्ना सागर झील है उसमें कितनी नदियों का पानी आता है? 2 नदियों का। कितनी नदियों का पानी आता है? अन्ना सागर झील। एक तो है कौन सी नदी? बांडी। कौन सी नदी है? बांडी। और दूसरी नदी कौन सी नदी है? चंद्रा। यानी इस नदी को मैं चंद्रभागा भी कह सकता हूं। यानी चंद्रा या चंद्रभागा एक ही बात है। इसी अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर ने तो दौलत बाग बना दिया। और जहांगीर के बाद में जो दिल्ली का शासक था वो जहांगीर का पुत्र, जिसका नाम तो खुर्रम यानी शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। शाहजहां ने इस अन्ना सागर झील के किनारे, किस झील के किनारे? इस अन्ना सागर झील के किनारे 5 बारहदरियों का निर्माण कराया। क्या बनाया? 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया। आपसे पूछ ले
5 बारहदरियों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। कहां पे कराया? आना सागर झील के किनारे। ये 12 दरिया है क्या? तो ध्यान रखना मित्रों, ये 12 दरिया हैं आना सागर झील के किनारे, बरामदे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बरामदे बने हुए हैं। और इसी बरामदों का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इसी आना सागर झील के किनारे तो ऋषि उद्यान भी बना हुआ है। किसका उद्यान बना हुआ है? ऋषि उद्यान बना है। ऋषि उद्यान है क्या? तो ये ऋषि उद्यान दयानंद सरस्वती की समाधि है। क्या है? दयानंद सरस्वती की समाधि, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऋषि उद्यान के नाम से जाना जाता है। वो कहां पे बनी हुई है? आना सागर झील के किनारे बनी हुई है। ध्यान रखना मित्रों, थोड़ा सा बता देता हूं, ये दयानंद सरस्वती की यहां पे समाधि क्यों बनी? दयानंद सरस्वती मारवाड़ का शासक था, राठौर शासक, जिसका नाम था जसवंत सिंह सेकंड। और जसवंत सिंह सेकंड के दरबार में दयानंद सरस्वती जाता है, और दयानंद सरस्वती वहां पे जाता है। तब जसवंत सिंह सेकंड की एक दासी थी जिसका नाम था नन्ही जान, और उसी नन्ही जान से जसवंत सिंह अत्यधिक प्रेम करता था। और जब ये दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह के दरबार में जाता है, तब नन्ही जान उसके पास में बैठी थी, और दयानंद सरस्वती ने इस नन्ही जान का अपमान किया था कि जसवंत सिंह, आपके दरबार में रानियां नहीं है क्या? आपने अपने आस पास में यानी किसको बिठा रखा है? एक दासी को बिठा रखा है। तो इसी नन्ही जान को गुस्सा आ गया था, और उसी गुस्से का बदला लेने के लिए क्या किया था? इस दयानंद सरस्वती को जो दूध था और दूध में कांच घोलकर पिला दिया था, और जिसी कारण दयानंद सरस्वती वहां से चलकर आते हैं और इसी आना सागर झील के किनारे आते हैं। तब तक इसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था, और उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और वहां पर इस दयानंद सरस्वती की क्या बना दी थी? समाधि बना दी थी। और उसी कारण वहां पे वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? ऋषि उद्यान के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अर्णोराज के बारे में और क्या बात है मित्रों, ध्यान रखना। अर्णोराज ने जो एक गुजरात का शासक था जिसका नाम था जयसिंह। क्या नाम था? गुजरात का चालुक्य शासक था जिसका नाम क्या था? जयसिंह। और जयसिंह की पुत्री थी, जयसिंह की पुत्री जिसका नाम था कंचन देवी। क्या नाम था? कंचन देवी। इस कंचन देवी, जयसिंह की पुत्री कंचन देवी से इस अर्णोराज ने क्या किया था? विवाह किया था। क्या किया था? विवाह किया था। और जो चौहानों का पहले संघर्ष चला आ रहा था इन चालुक्यों के साथ, यानी विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज प्रथम को पराजित किया, फिर अजय राज ने भी पराजित किया, और उसके बाद में इसी अर्णोराज ने क्या किया था? इस चालुक्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस जयसिंह की पुत्री यानी चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। और जो संघर्ष था लंबे समय से चला आ रहा था चालुक्यों के साथ, उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। परंतु ये संघर्ष थोड़े दिन तक टिक सका था। कैसे मित्रों? इस जयसिंह का भाई था जिसका नाम था कुमारपाल। क्या नाम था? कुमारपाल। इस कुमारपाल ने इसी चालुक्य संघर्ष को पुनः प्रारंभ कर दिया था, यानी 1142 ईस्वी में। कब की बात है? 1142 ईस्वी में इस कुमारपाल व अर्णोराज के मध्य आबू के नजदीक, यानी आबू के नजदीक आबू का युद्ध होता है, जिसमें विजय कौन होता है? जिसमें विजय कुमारपाल होता है। कौन होता है? कुमारपाल विजयी होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी एक बार तो अर्णोराज ने वो चालुक्य संघर्ष था वो समाप्त कर दिया था, जो विग्रहराज द्वितीय के काल में प्रारंभ हुआ था, और इसी को समाप्त किसने कर दिया था? अर्णोराज ने। परंतु जयसिंह का भाई कुमारपाल ने इस संघर्ष को पुनः प्रारंभ कर दिया, और उस 1142 में कौन सा युद्ध होता है? आबू का युद्ध होता है। इस आबू के युद्ध में विजय कौन हो जाता है? कुमारपाल विजयी हो जाता है, और ये चालुक्य संघर्ष फिर से प्रारंभ हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में मित्रों ध्यान रखना, इस अर्णोराज के बारे में और क्या फैक्ट है।
देखिए अर्णोराज के बारे में हम पूरे विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके बाद में देखिए अर्णोराज के बारे में इतिहासकारों ने क्या लिखा है। अर्णोराज के काल में यहां से एक प्रश्न पूछा गया था कि देवघोष और धर्मघोष किसके दरबारी कवि थे। यह शायद पिछले जो पटवार परीक्षा हुई थी वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्णोराज के दरबार देवघोष व धर्मघोष किसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो किसके दरबार में थे, अर्णोराज। यानी अर्णोराज के दरबार में जो दरबारी कवि थे जिसका नाम था देवघोष। क्या नाम था, देवघोष। एक का नाम था धर्मघोष। क्या नाम था, धर्मघोष। और अंतिम में अर्णोराज के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, अंतिम में यह ध्यान रखना है अर्णोराज का पुत्र था जिसका नाम था जग्गादेव। क्या नाम था, जग्गादेव या जगदेव। इसी अर्णोराज को जग्गादेव या जग्गादेव ने, जो किसका पुत्र था, अर्णोराज का, इस जग्गादेव ने 1155 ईस्वी में, कब है, 1155 ईस्वी में अर्णोराज की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी, अर्णोराज की हत्या कर दी। इसी कारण इस जगदेव को क्या कहते हैं, चौहानों का पितृहत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, चौहानों का पितृहत्ता, यानी अपने पिता की हत्या कर दी जिसका नाम अर्णोराज था। किसने कर दी, जगदेव ने। कब की थी, 1155 में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 1155 में जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी और आगामी शासक कौन बन जाता है, जगदेव बन जाता है। और उसके बाद में जगदेव का भाई जिसका नाम तो विग्रहराज चतुर्थ था, वो आगे शासक बनेगा। मित्रों ध्यान रखना, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, अर्णोराज के आपसे पूछ ले कि अर्णोराज के दरबार में दरबारी कवि कौन थे, तो कौन थे, देवघोष और धर्मघोष। आपसे पूछा जाए कि अर्णोराज की हत्या किसने की, तो किसने की थी, जगदेव ने, जो इसका पुत्र था। कब की थी, 1155 में। आपसे पूछ ले चौहानों का पितृहत्ता कौन है, तो कौन है, जगदेव। आपसे पूछ ले मेवाड़ का पितृहत्ता कौन है, तो कौन हो जाएगा, मारवाड़ का पितृहत्ता कौन हो जाएगा, मातृहत्ता कौन थी। ये आपको कुछ बातें हैं, ये आपको इसके साथ ज्वाइंट करके लिख लेनी चाहिए। मित्रों इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए अर्णोराज की मृत्यु के बाद में जो आगामी शासक बनता है उसका नाम है जगदेव। और जगदेव कम से कम 2-3 साल शासन करता है, फिर इस जगदेव को हटाकर गद्दी पे बैठ जाता है जिसका नाम विग्रहराज चतुर्थ था, जिसका नाम तो बिसरदेव के नाम से जाना जाता है। यानी वही कवि बांधव कट्टी बांधव नाम से। वो हरिकली नाटक क्या है, वो 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, वो संस्कृत पाठशाला क्या है, वो सबसे हिंदू सम्राट यानी पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।